क्या दिल्ली और क्या लाहौर, मासूम है बचपन, रहने दो। वादी बांटी, जंगल बांटे, खींच दिए नफरत के कांटे। जहां बस्तियां बसती थी, अब वहां बसे हैं बस सन्नाटे। किसकी गलती, कौन था मुजरिम? साथ ही तो थे हिंदू मुस्लिम। कौन सच्चा, कौन झूठा, किसने किसके हक को लूटा? तो चलिए, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं के 14वें अध्याय, जिसका नाम है विभाजन को समझना। वो विभाजन जो बेहद ही त्रासदीपूर्ण था, डरावना था। तो इस विषय के अंतर्गत जिन बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है बंटवारा, एक ऐतिहासिक मोड़ और बंटवारे के अनुभव, कानून व्यवस्था का नाश, बंटवारे में औरतें और क्षेत्रीय विविधताएं, विभाजन की पीड़ा के तले दबा मानवता और सौहार्द का इतिहास, मौखिक गवाहियां और इतिहास निर्माण में इन गवाहियों का योगदान, और जिस त्रासदी से 1947 में हिंदुस्तान गुजरा, वो विभाजन क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके कारणों पर भी चर्चा करेंगे। जो चर्चा आज हम करने वाले हैं उसका केंद्र रहेगा आज़ादी से जुड़ी खुशियों का अचानक बदरंग हो जाना, सारा रंग उड़ जाना, बंटवारे का अचानक हो जाना। विभाजन दक्षिण एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ था या होलोकॉस्ट था? इस बंटवारे में आम लोगों के अनुभव क्या रहे, और इस बंटवारे के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच पनपी नफरत, सांप्रदायिक दंगों के दौरान कानून व्यवस्था का नाश, बंटवारे में औरतें और क्षेत्रीय विविधताएं। तो चलिए जरा इस मानचित्र को हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि एक तरफ जहां 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी की खुशी थी, तो वहीं खुशियां सांप्रदायिक दंगों से बदरंग हुई। इन दंगों में जिस तरह की हिंसा और बर्बरता का नंगा नाच हुआ, उसमें लाखों जानें गई, कईयों की जिंदगियां पलक झपकते बदल गई। शहर बदला, देश बदला। यहां मानचित्र में हरे रंग से दर्शाया गया है 1947 में इस बंटवारे से पैदा हुआ नया देश पाकिस्तान, जो यहां पर पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में दिखाई दे रहा है। और 1971 की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश नाम का राष्ट्र बन गया। ये बंटवारा इतना अचानक हुआ कि रातों रात लोग अपना सामान बांधकर जो कुछ अपने साथ ले जा सकते थे उसे लेकर अनजान रास्तों पर निकल पड़े। जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, जाते हुए लोग, सर पर सामान लादा हुआ, कंधे पर महिला को बिठाए हुए लाखों लोग मारे गए। ना जाने कितनी औरतों का अपहरण और बलात्कार हुआ। यहाँ चित्र में आप बैलगाड़ियों पर अपने परिवारों और सामान के साथ सरहद के आर पार जाते हुए लोगों का चित्र देख सकते हैं। वो लोग जो रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। जितना सामान अपने साथ ले जा सकते थे उन्हें बैलगाड़ियों पर या ट्रेनों में लाद कर पीढ़ियों से चले आ रहे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपनी जड़ों, मकानों से संबंध विच्छेद कर अनजान रास्तों पर चल दिए। ना सभी गाड़ी से यात्रा कर सकते थे और ना सभी पैदल चल सकते थे। किस तरह उन्हें अपने कंधों पर ढोकर अपने परिजनों को लेकर के गए, ये सब कुछ इस चित्र में साफ दिखाई दे रहा है। इंसानी नुकसान का कोई सटीक हिसाब लगाना नामुमकिन है। विद्वानों के अनुसार इस सांप्रदायिक दंगे में 2 लाख से 5 लाख लोगों की जानें गई होंगी और लगभग 1.5 करोड़ लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई सरहद के इस पार या उस पार जाना पड़ा। अपनी स्थानीय और क्षेत्रीय संस्कृतियों से टूटकर ये लोग दोबारा तिनकों से अपनी जिंदगी खड़ी करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन नई जगह बसकर भी अपनी जड़ों को ये लोग तरसते रहे। एक भारतीय शोधकर्ता ने 1993 में उन दुखद दिनों से गुजरे लोगों के अनुभवों को अपने शोध में समेटा है। उसी का उदाहरण है कि बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। शोधकर्ता यानी रिसर्चर अपने शोध के सिलसिले में लाहौर के एक यूथ हॉस्टल के मैनेजर के साथ अपनी बातचीत का डिटेल देते हुए बताता है कि जब अपने शोध के सिलसिले में वो पाकिस्तान गया और रुकने के लिए कमरा लेना था,
तो वहाँ उसने अपनी नागरिकता की घोषणा की, यानी कहा कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। तो मैनेजर ने कहा कि आप हिंदुस्तानी हैं, इसलिए आपको मैं कमरा तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको चाय ज़रूर पिला सकता हूँ और चाय के साथ एक किस्सा सुना सकता हूँ। तो शोधकर्ता के लिए वो एक अच्छा क्षण था। उसने कहा कि सुनाइए। तो मैनेजर ने अपना किस्सा सुनाया कि 1950 के दशक के शुरू में उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई। पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानी दूतावास में क्लर्क थे। उनके लाहौर के एक दोस्त ने उनको एक छोटी चिट्ठी दी और कहा कि कभी उनके पड़ोस में रहे व्यक्ति जो पाकिस्तान छोड़कर भारत में जा बसे, दिल्ली में बस गए, उनको एक चिट्ठी दे देना। और वह व्यक्ति आजकल दिल्ली के पहाड़गंज में रह रहा था। एक दिन अपनी साइकिल लेकर पहाड़गंज की तरफ चिट्ठी देने के लिए निकल पड़े। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास एक बड़ी गिरजाघर को पार किया तो उन्हें एक सिख साइकिल पर जाता दिखाई दिया। उस सिख को रोककर पंजाबी में पहाड़गंज का रास्ता पूछा। यहाँ हमें याद रहे कि पाकिस्तान में पंजाब का कुछ हिस्सा चला गया है और पाकिस्तान में कुछ इलाके हैं जहाँ मुसलमान भी पंजाबी बोलते हैं। जैसे ही उन्होंने सरदार जी से पंजाबी में पहाड़गंज का रास्ता पूछा तो सरदार जी ने पूछा, तुम शरणार्थी हो? तो मैनेजर ने जवाब दिया, नहीं, मैं इकबाल अहमद हूं और लाहौर से आया हूं। ये सुनते ही सरदार जी बोले, इकबाल अहमद, लाहौर, रुको रुको। इकबाल अहमद जी रुको सुनते ही डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि दोनों धर्मों के लोगों के मन में एक दूसरे की तरफ शक और संशय का माहौल था। उन्हें लगा कि ये सरदार तो उन्हें मार ही डालेगा, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए रुक गए। वो भारी भरकम सा सरदार दौड़ते हुए आया और उसने इकबाल अहमद को कसकर गले से लगा लिया और उसकी सरदार की आंखों में पानी था। भीगी आंखों से उन्होंने कहा, बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। मैं मिलने को तरस रहा था, पर यहाँ पंजाबी बोलने वाले मुसलमान मिलते ही नहीं। इस किस्से से पता लगता है कि लोगों का दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा अपनी पुरानी जगह से उजड़कर नई जगह बसकर भी वो अपने पुराने माहौल, अपनी जड़ों को तरसते रहे, याद करते रहे। क्या यह विभाजन सिर्फ एक सरकारी व्यवस्थित संवैधानिक फैसला था या आपसी सहमति के आधार पर इलाकों और संपत्तियों को बांट लेने का बंटवारा भर था? या हम इसे 16 महीनों का गृहयुद्ध कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ पूरी की पूरी आबादियों का दुश्मनों की तरह सफाया कर देने की सुनियोजित कोशिशें चल रही थी और इसके लिए संगठित गिरोह पूरी तरह से तैयार बैठे थे। यह मानचित्र में आप लाल रेखा देख सकते हो जिसने दो देशों को बांटा। जो लोग जिंदा बच गए वो जब भी 1947 की स्मारकाट को याद करते हैं तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो उस समय के डर को दिखाता है, जैसे मार्शल लॉ, मारामारी, रौला, हुल्लड़। इतनी हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, आगजनी हुई, लूटपाट हुई कि कई बार विद्वान इसकी तुलना जर्मनी के महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट से करते हैं। यानी इतना खून खराबा, इतना डरावना था कि मात्र विभाजन, बंटवारा या तकसीम कह देने भर से उसके डरावने पहलू सामने नहीं आते। और वर्तमान समय में भी उस बंटवारे के प्रभाव और बार बार उसका जिक्र आना इस बात की ओर इशारा करता है कि वह वक्त कितना डरावना रहा होगा। हालांकि जर्मनी के होलोकॉस्ट से इसमें अंतर था, क्योंकि जो कुछ भी नाज़ी जर्मनी में हुआ वो सरकारी संरक्षण में हुआ और लोगों को मारने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे के दौरान इस तरह के सफाई की सरकारी मुहिम कोई नहीं चली, यानी इसमें सरकार का हाथ नहीं था, बल्कि धर्म के कुछ ठेकेदारों की यह कारगुजारी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत की आग को कुछ पहले से बनी छवियों से भी हवा मिली। भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले और पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले दोनों ही तरह के लोग इस बंटवारे की उपज हैं। कई बार गलतफहमी में लोग दूसरे धर्म के प्रति कुछ पूर्वाग्रह पाल लेते हैं। हालांकि इनमें से कुछ छवियां विभाजन से पहले की हैं, लेकिन 1947 की घटनाओं से दोनों धर्मों के बीच आपसी नफरत को बल मिला। हालांकि इतिहासकार इन धारणाओं में मौजूद गलतफहमियों की बार बार आलोचना करते रहे, लेकिन दोनों ही देशों में नफरत के ये आवाजें शांत होने का नाम ही नहीं लेती थी। विभाजन ने ऐसी यादें, नफरत और छवियों और पहचानें रख दी थी कि आज भी सीमा के दोनों तरफ लोगों की धारणाओं को ये छवियां तय करती चली आ रही हैं। बंटवारे के समय हुई हिंसा की कहानियों को दोनों धर्मों के लोग आपसी फासले को और गहरा करने के लिए बार बार दोहराते रहे हैं।
जिससे लोगों के दिलों में शक और अविश्वास पैदा होता रहा है। धर्म के आधार पर रूढ़ छवियों को बल मिलता है और इस निराधार सोच को भी हवा मिलती है कि हिंदू, सिख, मुसलमान इन सब समुदायों के बीच एक सीमा है, और इस निराधार सोच को भी बल मिलता है कि इनके हित एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। सच तो ये है कि अगर धर्म के आधार पर हित निर्धारित होते तो पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के रूप में, नए देश के रूप में सामने नहीं आता। फिर भी सच तो ये है कि उन भयंकर यादों के कारण दोनों तरफ के समुदायों में एक दूसरे के बारे में जो भी प्रचलित धारणा थी उसको बल मिला। विभाजन के कारणों पर जाने से पहले जब हम दंगों की बात कर रहे हैं तो ये बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि उस समय कानून व्यवस्था का पूरी तरह से खात्मा हो चुका था। आप यहाँ कैमरे से ली गई उस समय की तस्वीरों से उस समय की हिंसा का अंदाजा लगा सकते हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे के ऐलान के साथ ही कलकत्ता में दंगे भड़क उठे। यहाँ चित्र में आप कोलकाता की सड़कों पर लोहे की छड़ें और लाठियां लिए फसादियों के चित्र को देख सकते हैं। वो दंगा जो कलकत्ता से चालू हुआ, मार्च 1947 तक उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में फैल गया। उसके बाद भी लगभग साल भर तक ये खून खराबा चलता रहा। इसका कारण ये था कि शासन की सारी संस्थाएं बिखर चुकी थी। अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी में थे, फैसला लेना नहीं चाहते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हालात को संभालें कैसे। अमृतसर पूरी तरह से खून खराबे में डूबा हुआ था। ऐसे समय में जब डरे हुए लोगों ने अफसरों से मदद मांगी तो अंग्रेज अफसरों ने उनसे कहा, महात्मा गांधी के पास जाओ, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना के पास जाओ। किसी को पता ही नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में है। महात्मा गांधी के अलावा सभी वरिष्ठ नेता आजादी के बारे में और सत्ता हस्तांतरण से जुड़ी बातचीत में लगे हुए थे, और दंगाग्रस्त इलाकों में बहुत सारे भारतीय प्रशासनिक अफसर भी अपने ही जालमाल को बचाने में लगे हुए थे। समस्या तो तब और भी बढ़ गई जब सिपाही और पुलिस वाले भी दंगाइयों से निर्दोष लोगों को बचाने की जगह हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप में व्यवहार करने लगे। बहुत सारी जगहों पर पुलिस वालों ने न केवल अपने धर्म के लोगों की मदद की, बल्कि उन्होंने दूसरे समुदायों पर हमले भी किए। बहावलपुर, जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर तैनात एक अफसर पेडेरल मूल ने लिखा कि अमृतसर में 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक दंगाइयों ने बिना किसी रोक टोक के तबाही फैलाई और इन दंगाइयों के ऊपर एक भी गोली नहीं चलाई गई। जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस बल को शहर में मार्च का आदेश तो दिया, लेकिन उसका कोई सार्थक इस्तेमाल नहीं किया और उसे वापस बुला लिया। तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म थी। हिंसा और आगजनी का एक और चित्र आप यहां पर देख सकते हैं। और इन दंगों की सबसे बड़ी कीमत चुकाई औरतों ने, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उनका अपहरण हुआ, उन्हें बार बार बेचा और खरीदा गया। अनजान हालातों में अजनबियों के साथ नई जिंदगी बसर करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया, क्योंकि हमलावर द्वारा औरतों की देह को जीते जाने वाले इलाके के रूप में देखा जाता था। ये एक दूसरे से बदला लेने के लिए निर्दोष महिलाओं पर अत्याचार किए जाते थे। इन गहरे सदमों के बावजूद, इन बदले हुए हालातों में कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित कर लिए। लेकिन जब दोनों तरफ औरतों की बरामदगी की सरकारी मुहिम चली, जो 1954 में जाकर के खत्म हुई, इस सरकारी मुहिम में कुल मिलाकर लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया, जिनमें 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू और सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। लेकिन अफसोस कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने भी इस मामले में बिल्कुल भी संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया और बहुत सारी औरतों को जबरदस्ती घर बिठाई ले गई मानकर उन्हें उनके नए परिवारों से छीनकर दोबारा से पुराने परिवारों या पुरानी जगहों पर भेज दिया गया। और ऐसे निर्णय लेने में एक बार भी उन औरतों से उनकी सलाह नहीं पूछी गई कि वो वापस जाना चाहती हैं या नहीं जाना चाहती। अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार दोनों तरफ की सरकारों ने उन औरतों को नहीं दिया। औरतों की इस बरामदगी पर प्रकाश टंडन ने उपनिवेशी पंजाब का एक आत्मकथात्मक सामाजिक इतिहास
पंजाब सेंचुरी के नाम से लिखा है, जिसमें उन्होंने एक जोड़े की कहानी बताई है कि बंटवारे के दौरान मारकाट रोकने वाले एक नौजवान ने मारकाट पर तुली हुई भीड़ को मनाकर एक खूबसूरत दूसरे धर्म की लड़की को अपने लिए मांग लिया। दोनों ने शादी कर ली और प्रेम पूर्वक एक साथ रहने लगे। लड़की के दिमाग से भी अपने माता पिता और पिछली जिंदगी की यादें अब धुंधली पड़ने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और उनका एक बेटा भी हुआ, पर जल्दी ही अगवा की गई यानी अपहरण कर ली गई औरतों का पता लगाकर उन्हें वापस लौटाने में जुटे हुए सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस वालों को इस जोड़े के बारे में पता चल गया। पूछताछ करते करते उस नौजवान के गृह जिले जालंधर तक पहुंच गए। जैसे ही उस नौजवान को इसकी खबर मिली तो पत्नी से बिछड़ने के डर से वो अपने परिवार को लेकर कोलकाता भाग गया। सामाजिक कार्यकर्ता भी कोलकाता पहुंच गए। इस बीच उस नौजवान के दोस्तों ने अदालत से स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, पर कानून तो अपनी ही भारी भरकम चाल से चलता है। जब कार्यकर्ता कोलकाता पहुंचे तो कोलकाता से ये जोड़ा इस उम्मीद में पंजाब के किसी अनजान से गांव की तरफ भागा कि पीछा करने वाली पुलिस शायद उनके पीछे पीछे वहां तक ना पहुंच पाए। लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। उसकी पत्नी फिर से गर्भवती थी और बच्चे का जन्म नजदीक था। उस नौजवान ने अपने छोटे से बेटे को तो अपनी माँ यानी उस बच्चे की दादी के पास भेज दिया और खुद अपनी पत्नी को गन्ने के खेत में ले गया। वहां एक गड्ढे में उसने अपनी पत्नी को आराम से लिटा दिया और खुद पुलिस की राह देखते हुए बंदूक लेकर लेट गया। उसने ठान रखी थी कि जब तक वो जिंदा है वो अपनी पत्नी को अपने से अलग नहीं होने देगा। उसी गड्ढे में उसने अपने हाथों से अपनी पत्नी की जजगी करवाई, लेकिन अगले ही दिन उसकी पत्नी को तेज बुखार आ गया और 3 दिन में वो मर गई। पति उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो डरता था कि सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस कहीं उसकी पत्नी को उससे छीन ना ले। इस भयंकर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे के समय में किस तरह समुदाय की इज्जत बचाने की सोच ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इस बात पर भी विद्वानों ने प्रकाश डाला है। इज्जत का यह विचार मर्दानगी की एक ऐसी अवधारणा पर आधारित था जिसमें पुरुष की ताकत औरत और जमीन पर मालिकाना हक से तय होती थी। उत्तर भारतीय किसान समाजों में यह खासा पुराना विचार रहा है कि मर्द की मर्दानगी इसी में है कि वो अपनी जमीन और जोरू यानी औरत को औरों के कब्जे से बचाए रख सकता है या नहीं। अक्सर जमीन के साथ साथ औरतों को भी संपत्ति मानकर इन दो सबसे प्राथमिक बातों पर टकराव शुरू होता था। अक्सर औरतें भी इन मूल्यों को चुपचाप मान लेती थीं। इसीलिए कई बार जब पुरुषों को ये डर होता था कि उनकी औरतें यानी बीवी, बहन, बेटी को दुश्मन नापाक कर सकता है, तो वो औरतों को ही मार डालते थे। उर्वशी बुटालिया ने अपनी किताब द अदर साइड ऑफ साइलेंस में रावलपिंडी जिला, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, वहां के थुआ खालसा गांव के एक ऐसे ही दर्दनाक हादसे का जिक्र किया है और बताया कि दंगों के समय इस वर्ग विशेष, इस धर्म विशेष के गांव की 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों में पड़ने के बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस गांव से आए शरणार्थी दिल्ली के गुरुद्वारे में आज भी इस घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इन मौतों को आत्महत्या नहीं बल्कि शहादत कहा जाता है, शहीदों का दर्जा दिया जाता है। उनको लगता है कि उस समय पुरुषों ने औरतों के फैसले को बहादुरी से मान लिया। हर साल 13 मार्च को उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं और सभा में उन औरतों के बलिदान और बहादुरी के किस्सों को विस्तार से सुनाया जाता है। यदि विभाजन के रूप की अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो कोलकाता और नोआखली में 1946 में भी जनसंहार हो चुके थे, लेकिन सबसे खूनी रूप पंजाब में देखने को मिला। 1946 से 1948 के बीच पश्चिमी पंजाब से तकरीबन सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ और लगभग सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हाँक दिया गया। जैसा कि हम यह मानचित्र में भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ 1950 और 1960 के दशक के शुरुआती सालों में भी बहुत सारे परिवार पाकिस्तान जाकर बसते रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने भारत में ही रहने का फैसला कर लिया।
पाकिस्तान गए ऐसे ज्यादातर उर्दू भाषी लोगों को मुहाजिर कहा जाता है, यानी अप्रवासी, यानी जो दूसरी जगह से आए हैं। और ये अब मुहाजिर सिंध के कराची, हैदराबाद इलाके में जाकर के बस गए। बंगाल में ये पलायन काफी लंबा चला। लोग ढीली ढाली अंतरराष्ट्रीय सीमा के आर पार जाते रहे। इसका एक अर्थ ये था कि बंगाली विभाजन से जो दर्द उभरा वो उतना तीखा नहीं था, लेकिन उसका दर्द, उसकी टीस लगातार महसूस होती रही। पंजाब के विपरीत बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा उतना साफ नहीं था। बहुत सारे बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जबकि बहुत सारे बंगाली मुसलमान पश्चिमी बंगाल में ही रुके रहे। आखिरकार 1971-72 में पूर्वी पाकिस्तानियों ने जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फैसला कर लिया। यानी कि धर्म के आधार पर एकता पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़कर नहीं रख पाई। पंजाब और बंगाल के अनुभवों में भी बहुत समानता दिखाई देती है। दोनों ही जगह औरतों और लड़कियों को दंगाइयों ने अपना मुख्य निशाना बनाया। तो आज हमने बात की विभाजन के कारण किस तरह आज़ादी की खुशियां बदरंग हो गईं, बंटवारे का अचानक हो जाना और इस बंटवारे में दंगों की विभीषिका की तुलना जर्मनी के होलोकॉस्ट से करना। हमने बात की आम लोगों के अनुभव और बंटवारे की उपज भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत की। हमने बात की सांप्रदायिक दंगों के दौरान किस तरह कानून व्यवस्था का नाश हुआ और इन दंगों की कीमत चुकाई औरतों ने, और हमने बात की क्षेत्रीय विविधताओं पर इसका अर्थ ये नहीं कि बंटवारे के दौरान, इन दंगों के दौरान मानवता मर गई थी। नहीं, जहां एक तरफ दंगाइयों ने जुल्म ढाए तो वहीं दूसरी तरफ धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने एक दूसरे की मदद की। तो अगले भाग में हम चर्चा करेंगे विभाजन की पीड़ा के तले दबा मानवता और सौहार्द का इतिहास, और इस काल के इतिहास निर्माण में मौखिक गवाहियों के योगदान पर, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे विभाजन क्यों और कैसे हुआ। धन्यवाद।